नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मैं हूं रजत बाजार। और हफ्ते की पहले कारोबारी सत्र में आज मार्केट्स पे तेजी तो है, ऑल टाइम हाई लेवल्स भी छुए, लेकिन सेक्टर चर्निंग है। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी की उम्मीद ट्रेडर्स को नहीं थी। आज के सत्र में जो आउट परफॉर्म कर गया वो था ऑयल एंड गैस स्पेस और दूसरा है आईटी। आज इन दो पॉकेट्स पे अच्छी खरीदारी है और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं इंडेक्स स्टॉक्स के मुकाबले। एब्सोल्युटली, बाजारों में तेजी है और ऐसे में आप अपने पोर्टफोलियो पर, अपने शेयर्स पर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विवेक करवा है हमारे साथ और आज के पहले दर्शक ने हमें कॉल भी कर लिया है। हमारे साथ मनु वत्स जुड़े हैं, फरीदाबाद से इन्होंने कॉल किया है। गुड मॉर्निंग मनु, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं एक्चुअली। पहला है अदानी ट्रांसमिशन, जो मैंने 57 के भाव पे खरीदे हैं 1000 शेयर्स। और दूसरा है मैम मेरा थिरुमलाई केमिकल्स, जो मैंने 300 शेयर्स खरीदे हैं एट द रेट 740 रुपीज। आपने दूसरा शेयर कौन सा बोला? थिरुमलाई केमिकल्स। ठीक है, यहाँ पर किस भाव पर खरीदारी की है? मैम 300 शेयर्स खरीदे हैं एट द रेट 740 रुपीज। चलिए ठीक है, दोनों में ही अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म के होराइजन से आपने यहाँ निवेश किया है। और अगर आप सभी दर्शक भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं, आज दिल्ली स्पेशल है, दिल्ली के सभी दर्शकों से हम बातचीत करेंगे। इसी तरीके से कॉल करके आप अपने सवाल हमारे साथ पूछ सकते हैं। आज के खास मेहमान विवेक करवा हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। विवेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहले दर्शक का जो सवाल आया है वो देख लेते हैं। अदानी ट्रांसमिशन पर जानना चाहते हैं, 57 के भाव पर खरीदारी की है, काफी अच्छे भाव पर अभी ये चल भी रहा है, इनको मुनाफा भी हो रहा है। और तिरुमलाई केमिकल्स इनका दूसरा निवेश है, जहां पर अगेन प्रॉफिट्स में है, ये 740 के भाव पर खरीदारी की हुई है। विवेक बताइए क्या करना चाहिए अभी? गुड मॉर्निंग साक्षी। इनफैक्ट मैं बहुत लंबे समय से कहता रहा हूँ कि मतलब जो पावर यूटिलिटीज कंपनीज है उसमें आप बाइंग कर सकते हो और जो पावर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें नहीं। तो अगर अडानी पावर का अगर मेरे पास सवाल आता तो मेरे तरफ से सेल रिकमेंडेशन रहता, लेकिन ट्रांसमिशन अगेन यूटिलिटीज की कंपनी है, अच्छी कर रही है और मेरे हिसाब से आगे जाके भी अच्छी करेगी। इनफैक्ट इसके जो भी जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जांपल TRI ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये सेक्टर अभी जैसे जितना पावर पे अभी फोकस है सरकार का, ये सेक्टर ओवरऑल अच्छा करेगा। तो इस पे आप अभी भी बने रहिए। मतलब ऑफकोर्स काफी आपको मुनाफा हो रहा है तो आपकी कॉस्ट प्राइस तो वापस आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू करते तो और अच्छा होगा यहाँ से। दूसरा कंपनी था इनका तिरुमलाई केमिकल्स। इनफैक्ट ये भी 1000 के ऊपर चलता था, उसके बाद में 700-750 आया था, तब इन्होंने लिया है। और इनफैक्ट बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने, क्योंकि कंपनी मतलब साउथ की है, हमारे यहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है ये कंपनी। डेट टू इक्विटी इसका एकदम जीरो है, बिल्कुल डेट नहीं है। वैल्यूएशन भी करीबन ये 7-8 वैल्यूएशन के ऊपर ये चलती है। और कमोडिटी केमिकल आज का फ्लेवर है मार्केट में, तो कमोडिटीज मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री है ओवरऑल अच्छा करेगा, तो ये इसको भी आप होल्ड रखिए। चलिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी सर आपके दोनों स्टॉक्स पे। लेकिन कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं, ओपनिंग होने वाली है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, बताएं हफ्ते की शुरुआत कैसे हो सकती है? शुक्रिया रजत। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बुलियन को लेकर के मजबूत संकेत मिले हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1230 प्रति औंस के ऊपर है, करीब $2 की मजबूती है। और चांदी का भाव $16 प्रति औंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स पे गिरावट आई है, जिसका इम्पैक्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुलियन मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है। MCX पर कच्चे तेल में करीब 0.5% की तेजी है, 3000 के ऊपर है MCX पर कच्चा तेल और थोड़ी सी मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में 45 रुपये की मजबूती है और 28,000 के ऊपर शुरुआती दौर में MCX पर गोल्ड में कारोबार हो रहा है। सिल्वर का भाव करीब 220 रुपये ऊपर है, 37,190 के आसपास है MCX पर चांदी। नेचुरल गैस में करीब 0.25% की मजबूती है, 193 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर में करीब 1.25 रुपये की मजबूती है, 385 रुपये के ऊपर है MCX पर कॉपर का भाव। और निकिल में करीब 0.25% की मजबूती शुरुआती दौर में देखने को मिल रही है, 617 के ऊपर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जिंक में करीब 1% की तेजी, 181 के आसपास, यानी आज पूरा मेटल पैक तेजी के मूड में है। लेड का भाव करीब 0.25% ऊपर है, 148 के ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम में थोड़ी सी मजबूती है। तो आप देख पा रहे हैं इस बीच मार्केट की ओपनिंग किस तरह से हुई है। और एग्री मार्केट को देखें तो सोयाबीन का भाव करीब 3 रुपये के नीचे है, 2992 का लेवल। सोया तेल में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड, 643 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। टर्मरिक में करीब 2 रुपये की बढ़त है और 7,670 के आसपास कारोबार हो रहा है। जीरा यहाँ पर कमज़ोर हुआ है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और कोरिएंडर में मजबूती है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल।
हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और साथ ही भरत कुमार हैं, GFM रिसर्च के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भरत, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बुलियन को लेकर के आज थोड़ी सी अच्छी खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट पर? आई थिंक MCX में अराउंड पहला टारगेट तो गोल्ड का रहेगा अराउंड 38,120 to 38,140 के आसपास, एंड सिल्वर का अराउंड 37,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई थिंक 1236 इमीडिएट टारगेट है, $1236-37। तो वहां पे देखना चाहिए कि कितना आएगा। ओके, अजय केडिया, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि आज गोल्ड और सिल्वर में बाइंग का अच्छा मौका बन रहा है? गुड मॉर्निंग मित्र जी। डेफिनेटली अगर बुलियन की बात करें तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीक तक काफी अच्छी गिरावट आती हुई देखी, बट फ्राइडे की जो डेटा आया है वो कहीं ना कहीं सिनेरियो दूसरा दिखा रहा है। तो आई मीन मुझे जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक क्लाउड बना हुआ था वो नहीं है अभी। गोल्ड सिल्वर दोनों में बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि 1240 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था पहले, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 28,200 के टारगेट के लिए करंट मार्केट से भी बाय किया जा सकता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और क्रूड की बात करें तो मजबूती है और WTI क्रूड का भाव $46 प्रति बैरल के ऊपर है। अमेरिका में रिस्क की संख्या बढ़ी है हालांकि। आपको लगता है भरत कि ऐसे में क्रूड की तेजी टिकने की संभावना कम है? आई थिंक क्रूड में ऑफ कोर्स 47.5 से लेके $48 तक का थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है, बट नेवरदलेस एट द सेम टाइम नीचे में अराउंड $44 के आसपास सपोर्ट भी बनाया है वहां पे। तो उस हिसाब से पहला टारगेट तो 3060 3065 रहेगा। उसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज दिया तो आई थिंक फर्दर गेन्स देख सकते हैं, बट अदरवाइज 3060 अभी भी रेजिस्टेंस है, वहां पे लॉन्ग पोजीशन से क्लोज करते हैं। ओके, टेक्निकल चार्ट पर आपको क्रूड का मार्केट अजय केडिया कैसा दिख रहा है, और इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में? लेकिन अगर क्रूड की बात करें तो देखो टेक्निकली $42 से 52 का जंप देखा, फिर बाद में वापस हमने फॉल देखा। अभी जो 47 हमने लास्ट मंथ देखा था वो 50% रिट्रेसमेंट। तो जब तक 4750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो डाइजी लग रहा है प्राइजेस। नो डाउट थोड़ा बहुत जंप रहेगा जो फंडामेंटल्स में चेंजेस आए, जो डोमेस्टिक मार्केट में 3040 मैक्सिमम दिखा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रुपया भी मजबूत है और इंटरनेशनल में 4730-40 का मैक्सिमम लेवल में देखता है। ओके, कॉपर के ऊपर भरत कुमार आपका व्यू क्या होगा? कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में बाइंग इन डिप्स करना चाहिए। हायर साइड में 388-389 इनिशियल टारगेट रहेगा। उसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज दिया तो फर्दर रैली देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी जी। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक 383-382 के आसपास आ गए तो खरीद लेना चाहिए। 388-89 इनिशियल टारगेट। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में आज के लिए सोयाबीन, टर्मरिक, ये दो काउंटर आपको कैसे दिख रहे हैं अजय? टर्मरिक में ऑलरेडी हमने काफी अच्छी एक रैली आते हुए देखी है, बट थोड़ा सा साइडवेज जरूर है। बट मैं इसमें बाय ऑन ड्रॉप की सलाह दूंगा। 2980 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कीजिए। ऊपर में 3040 का लेवल मिलेगा। वहीं टर्मरिक की बात करें तो जैसे हमने देखा कि फार्मर्स का जो क्रॉस एक्सचेंजिंग हुआ है उसके बाद प्राइसेस में काफी अच्छा जंप है। टाइमिंग मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू कर सकता है। इनफैक्ट अभी भी काफी तेजी के साथ ये ओपन हुआ है, तो ये रैली 7800 तक का लेवल दिखा सकती है जी। और जीरा और ग्वार, ये दो काउंटर आपको इंट्राडे के लिहाज से क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी बिकवाली का मौका बन रहा है? देखिए, ग्वार में मैं ज्यादा बैरिश नहीं हूँ। थोड़ा बहुत ड्रॉप मिलता तो वापस मुझे लगता है कि बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव न्यूज है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। 3400 के ड्रॉप पे बाय कीजिए, वापस 3500 तक मिलेगा। वहीं जीरा में काफी कॉशियस हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 20,100 का रिजेक्शन हुआ है। मुझे लगता है जीरा में अगर आज 19,850 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो एक बड़ा करेक्शन ले सकता है, जो 19,400 19,350 तक का लेवल दिखा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अजय केडिया आपका, और भरत कुमार आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की, और साथ ही ट्रेडिंग टिप्स। हमारे साथ आज किशोर नारने होंगे, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही शेर खान के जिगर पंडित होंगे। और अब बात होगी एक बार फिर से शेयर मार्केट की। हम लगातार दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ साक्षी और रजत बने हुए हैं। साक्षी, अब तक मार्केट का एक्शन क्या है?
बहुत ही स्ट्रांग आज मार्केट्स में परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक बार और रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी ने अपने ऊपर लेवल्स छूते हुए नजर आए हैं। 9915 तक के लेवल्स आज हमने देखे हैं ऑलरेडी इस सेशन में, और अक्रॉस सेक्टर्स आज हम बाइंग देख रहे हैं। भले वो आईटी सेक्टर हो जहां पर से लीडिंग गेन्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, वहां से स्ट्रांग परफॉर्मेंस आ रही है। इसके अलावा आप देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज सेक्टर में से भी आज परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। मेटल स्ट्रांग है आज के सेशन में, और साथ ही बैंकिंग स्पेस से भी सिलेक्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं। सागर जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सागर, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 3000 शेयर है 98 के रेट पे। ठीक है, और कितना समय देंगे आप अपने निवेश पर? 3 महीने। और 3 महीने क्या टारगेट रहेगा मतलब इसका? ठीक है, जरूर आपको बताते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ भी चुके हैं। राजेश सतपुते हैं हमारे साथ, विवेक करवा ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजेश, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल इनका सेंट्रल बैंक पर है। 98 के भाव पर खरीदारी इन्होंने की है, 3000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। अभी आगे जाते हुए 3 महीने के लिए चार्ट्स क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, सेंट्रल बैंक का यहाँ पे मैं वीकली चार्ट देख रहा था। रफली 125 से इसमें करेक्शन हुआ था 85 लेवल तक। 85 जो है, ये जो लेवल है, दैट इज इट्स 200 वीक्स मूविंग एवरेज। तो ये जो करेक्शन था 125 से लेके 85 तक का, इसका ये टेक्निकल पुल बैक है। यू कैन से एक रिलीफ रैली है। मैक्स इट कैन गो अप टू 100 रुपीज़ और 102 रुपीज़। तो यहाँ से अपसाइड बहुत लिमिटेड है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप फिलहाल के लिए इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 92 रुपीज़। अगर 92 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप पोजीशन क्लोज करें, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो PSU बैंकिंग में जो मोमेंट है वो रिलीफ रैली का है। तो अगर 92 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अपसाइड में 100-102 के आसपास अगर आपको एक प्राइस मिलता है तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। चलिए ठीक है। महावीर जी इस समय लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। महावीर जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सर। हाँ जी। बीपीसीएल की कॉल है सर। नहीं, कौन सी स्ट्राइक सर, कौन सी स्ट्राइक की बात कर रहे हो आप? 400? 2 लौट है सर, 800 नहीं, मेरे को आपकी 2 रुपए 15 पैसे ली हुई है। नहीं, मैं एक बार पहले राजेश से पूछ लूं। राजेश जी, आप बीपीसीएल पे क्या व्यू रखते हैं सर? यहाँ पर तेजी बन सकती है क्या? अच्छा, देखिए बीपीसीएल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने कुछ कॉल बाय किया, ऐसा मैंने रफ सुना, ज़्यादा ठीक से सुना ही नहीं दिया। लेकिन 463 के आसपास इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो जुलाई का फ्यूचर है वो मैं देख रहा हूँ। बीपीसीएल में भी एक शॉर्ट हमने देखा था, रफली 500 से गिरा था लगभग 400 तक। वहाँ से लेके ये पुल बैक है, रफली 462.90 CMP है। 465 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि उन्हें अपना पोजीशन क्लोज करना चाहिए। हालांकि HP, BP, IOC अगर तीनों काउंटर देखो तो सबसे ज़्यादा गिरा था बीपीसीएल, और सबसे ज़्यादा जो चला था, जो शार्प गिरा था और जो शार्प पुल बैक है वो बीपीसीएल में ही है। IOC लैकलस्टर है, आप देखो आज भी वो वीक ही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वीक ही है। क्रूड भी फॉलिंग प्राइस में ही है, कुछ उसमें भी ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं है, उसमें प्रेशर बना है। तो ये पुल बैक रैली आप इसमें आपका जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दो। ठीक है, चलिए, तो रणनीति आपको बताई गई है, उसी हिसाब से आगे बढ़िए। हमारे साथ एक और दर्शक दिल्ली से जुड़े हैं, सुशांत ने कॉल किया है हमें। गुड मॉर्निंग सुशांत, पूछिए। मेरा है सुज़लॉन एनर्जी है, 5000 शेयर्स हैं, 18.5। तो 6 मंथ्स का क्या व्यू रहेगा? ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट्स पर तो हैं अभी आप। 6 महीने का इनका नजरिया है। विवेक, सुज़लॉन अभी आपको कैसा लग रहा है अगले 6 महीने के लिए? तो सुज़लॉन 6 महीना शॉर्ट टर्म रहेगा ये काफी। तो अगर स्ट्रिक्टली अगर 6 महीना रखना है तो मेरे हिसाब से अगर ये 20 रुपया वापस टच करे तो उस वक्त आप इसमें से निकल जाइए, और थोड़ा लंबा वेट कर सकते हो। तो फोकस बहुत अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे हो रहा है, तो मेरे हिसाब से विंड पावर और सोलर पावर दोनों बेनिफिट करेगी। ऐसे सेक्टर दोनों बेनिफिट करेगा, तो सुज़लॉन को भी बेनिफिट होने वाला है। तो ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अगर आप 2-3 साल वेट कर सकते हो तो सुज़लॉन में बने रहिए, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है ये। चलिए, हमारे साथ राजेश जी रोहतक से लाइन पे मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है सर, बताएं, सवाल बताएं अपना। इंट्राडे के लिए ओरिएंट बैंक के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, शेयर्स हैं आपके पास 200 क्वांटिटी? जी सर। चलिए, होल्ड कर सकते हैं क्या सर इसे, आपने जो लिया पोजीशन? नहीं सर, आज मैं इंट्राडे के बारे में जानना चाहता हूँ। इंट्राडे? जी सर। अच्छा, राजेश जी बताएं, इंट्राडे के लिए ओबी से कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ पे ठीक सुनाई नहीं दिया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सर 150 पे खरीद लिया, 200 शेयर्स क्वांटिटी, और इंट्राडे का पर्सपेक्टिव है। ओबीसी पे आपकी राय? देखिए, इंट्राडे के हिसाब से अगर आप सोचो तो 146.50 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में
अगर बाजार संभलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रुपए आपको मिल सकते हैं, यानी 152 153 का इसमें टारगेट है। जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा कि मुझे आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे PSU बैंकिंग में रैली यहाँ पे खेलनी चाहिए। मुझे लगता है कि दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर। ठीक है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, ये आपको रिकमेंडेशन दी गई है। दिल्ली से ही रंजीत जुड़े हैं हमारे साथ अपना सवाल लेकर। गुड मॉर्निंग रंजीत, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? ठीक है, पोजीशन है ऑलरेडी 100 शेयर है और 75 रुपीज में हाउ मच टाइम आई विल रुक सकते हैं? कितना समय आप रुक सकते हैं? चलिए ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर भी हैं, अच्छी लिस्टिंग के बाद भी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर देखने को मिला है। विवेक क्या राय रखते हैं हुडको पर? देखो कितना टाइम रुक सकते हैं ये हमें पूछे, उल्टा मुझे पूछना था इनको कि कितना टाइम आप रुक सकते हो। अगर इसमें लॉन्गर टर्म के लिए आप रुक सकते हो तो इस रेट पे भी आप इसको होल्ड कीजिए। फाइनली मतलब जो अर्बन डेवलपमेंट में होने वाला है और बजट हाउसिंग में हो रहा है, ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगी उसकी। तो कुछ साल बाद हो सकता है कि ये मतलब अगर 200 या 250 पे भी अगर ये चले तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो आप अगर इसको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो इसको होल्ड कीजिए। और शॉर्ट टर्म में देखो वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रेच हुआ है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी तक आया नहीं है कंपनी में। आपको सो गया था, अभी 89-88 चल रहा है, लेकिन ये कोई बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो ऑन डिप्स अगर आपको मिले तो 75 लेवल्स पे तो वापस इसको नया एंटर भी मार सकते हो आप, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा आप प्रॉफिट बुक करो तो कोई ये हर्ज नहीं होगा इसमें। चलिए ठीक है, गोपाल जी राजस्थान से लाइन पे मौजूद हैं। गोपाल जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, बताएं सवाल। हाँ सर, मैंने सर ये ऑरिकल फाइनेंस ले रखा है सर 3,851 पे। 3,751 3,751 हाँ 3,851 पे 500 शेयर ले रखा है और 3,650 पे वापस 500 शेयर लिए हैं, नीचे आया था ऑरिकल के। चलिए आप एवरेजिंग कर रहे हैं, आपकी पोजीशन अब बहुत हैवी हो गई है, मेरे को समझ में आया। राजेश जी आप ये बताएं, ऑरिकल फाइनेंशियल यहाँ से चलता दिखाई दे रहा है आपको ये स्टॉक, क्योंकि ये बार बार एवरेजिंग कर रहे हैं स्टॉक में? देखिए एवरेजिंग आप करें, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि ये बहुत ही लिक्विड काउंटर है। अगर यहाँ पे आप फंस जाओगे तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर प्योरली वीकली चार्ट देखो तो इसका जो 200 वीक्स डीएमए है वो 3500 के आसपास है, 3500 के आसपास। इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट का लेवल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है 3750 के आसपास, यानी 3500 से लेके 3750 में ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर 3500 का नीचे का लेवल तोड़ा तो मुझे लगता है इसमें आप फंस जाओगे। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो स्क्रिप्ट है वो हेवी है, तो आपको मिनिमम 3400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। आपका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 3750 है। अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये फट जाएगा, रफली 4100 4200 का टारगेट अनफोल्ड हो जाएगा। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस मत करिए। ठीक है, चलिए तो स्टॉप लॉस पर आप जरूर अपना ध्यान रखिए और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाइए। अगले दर्शक है हमारे साथ करनाल से JR छाबड़ा साहब ने हमें कॉल किया। छाबड़ा जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी, बताइए छाबड़ा जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास एक तो ग्लेन फार्मा में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, 110 शेयर है। ठीक है, 776 के भाव पर 776 की रेट पर मैंने लिए थे, आज से कोई 1.5-2 महीने पहले, जब फर्स्ट टाइम डिप आया था 100 रुपीज का। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या एवरेज कर सकता हूँ? चलिए पूछ लेते हैं एक बारी। विवेक, क्या अभी स्तरों पर एवरेजिंग करना सही रहेगा? आगे जाते हुए मूव कैसा लग रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पर खरीदा है 776 के भाव पर? देखिए ये स्टॉक जो मतलब 900 के स्तर पे चलता था, आज ये इन रेट पे चल रहा है 600-700 के नीचे ये चल रहा है। तो फार्मा में ओवरऑल क्या हुआ था सबको मालूम है। काफी यूएसडीए के ट्रबल के कारण पूरा सेक्टर ओवरऑल नीचे गया था। तो कुछ समय पहले मैं बुलिश था बैंकिंग सेक्टर पे काफी, उसी तरीके से मैं आज फार्मा पे बुलिश हूँ इन लेवल्स पे। और यहाँ से डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको काफी मिलेगा, क्योंकि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से। और यहाँ पे आप अगर एसआईपी के रूप में अगर अगले 6 महीने में आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते हो ओवरऑल फार्मा इंडेक्स या फार्मा स्टॉक्स में, तो रिकवरी यहाँ से होने वाली है, पक्का होगी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम हो गए हैं और जीएसटी का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा इसमें भी। तो मेरे हिसाब से आप इसमें बने रहिए और एवरेज कर सकते हो तो एवरेज कर लीजिए, कोई मतलब बढ़ने की कोई बात नहीं है। चलिए, दीप जी ने कॉल किया, वेस्ट बंगाल से लाइन पे मौजूद हैं। दीप जी नमस्कार। दीप जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए सर।
हाँ, मेरा 50 तो टाटा मोटर्स है, 50 पीस। वो मेरा 480 में लिया है। तो महीना 3 महीना हो गया होल्ड किया, कितना दिन और होल्ड करना पड़ेगा? आप होल्ड कर सकते हैं क्या, ये बताइए। आपने 3 महीने से तो ऑलरेडी होल्ड तो मैंने किया होल्ड, और कितना दिन होल्ड करें? ओके, चलिए ठीक है। 480 पे दोबारा लौटता देखते हैं आप राजेश जी टाटा मोटर्स को, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। देखिए टाटा मोटर्स, ये बात सही है कि टाटा मोटर्स, अगर आप मारुति देखो या आइशर मोटर देखो तो उसके हिसाब से टाटा मोटर एक लगार्ड काउंटर है, बट उसके भी कुछ रीजंस है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स फिलहाल के लिए एक बॉटम आउट हो चुका है और रफली इसका जो लेवल था वो 420 के आसपास था, 418 टू बी वेरी प्रिसाइज। वीकली चार्ट भी अच्छा है, आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन होल्ड कितना है वो आपका सवाल था। मुझे लगता है आपको 1 से 1.5 महीना होल्ड करना पड़ेगा मैक्स। जो सपोर्ट है वो है 444 का, 444 के सपोर्ट के हिसाब से आप देखिए वो 444 का लेवल तोड़ेगा नहीं। अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस है वो 482 का है, जहां पे आपका एंट्री है। तो अगर 482 के आसपास अटकेगा तो आपको एक बार के लिए एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन इसका चार्ट बेहतर स्लोली एंड स्टेडीली एक डेवलप हो रहा है। 482 के आसपास आप एक बार रिव्यू ले लीजिए। अनिल कुमार जुड़े हमारे साथ, वाराणसी से कॉल किया है उन्होंने। अनिल जी नमस्कार, पूछिए। अनिल जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अनिल जी पूछिए अपना सवाल। कितना जाएगा ऊपर में? कौन सा शेयर लिया है? फेडरल बैंक की बात कर रहे हैं क्या? फेडरल बैंक, ठीक है। 116 पर आपने लिया है। कितना समय निवेश के लिए रुकने के लिए सोच रहे हैं? 1 महीना। शॉर्ट टर्म का नजरिया। राजेश जी आप ही से राय लेते हैं। फेडरल बैंक 1 महीने के नजरिए से कुछ टारगेट्स बता सकते हैं? देखिए फेडरल बैंक यहाँ से 115 से ज़्यादा 118 से 120 जाएगा। मुझे नहीं लगता फेडरल बैंक में बहुत बड़ी रैली आएगी। एक कंसोलिडेशन में है, जहाँ पे नीचे सपोर्ट जो दिखता है वो 111 के आसपास है और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा, लिटिल बिट थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के एंगल से बोल रहा हूँ, यानी 110 और 120 के आसपास ये कंसोलिडेशन है। इसका जो मीडियन है 115 का है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए आप फेडरल बैंक अवॉइड करें। चलिए प्रभाकर जी कोलकाता से लाइन पे मौजूद है। प्रभाकर जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। नमस्कार। मेरा हेडलबर्ग सीमेंट है। अच्छा, लेवल कौन से स्तर पे खरीदा है? वो तो 136 में लिया है, 4000 शेयर। अच्छा, होल्ड कर सकते हैं क्या ऐसे? नमस्कार। नहीं, होल्ड कर सकते हैं क्या सर? नमस्ते, होल्ड कर सकते हैं आप, ये बताएं। हाँ 2018 तक होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। विवेक जी बताएं, हेडलबर्ग सीमेंट आपको कैसा लग रहा है? सीमेंट स्पेस पे होल्ड कर सकते हैं, 400 शेयर 136 पर। रजत, सीमेंट एज ए सेक्टर यहाँ से प्राइस इंक्रीजेस की एक तो संभावना है। पहली चीज, रिसेंटली एक डिप भी हुआ था, लेकिन वापस ये हो सकता है कि प्राइस इंक्रीजेस हो सीमेंट में। और पर्टिकुलरली हिडलबर्ग भी आप देखो तो मतलब 40 पी पे चल रहा है कंपेयर टू अदर कंपनीज। मतलब वैल्यूएशन चीप नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अदर कंपनीज ये फिर भी यहाँ से और ऊपर जाने की क्षमता रखेगा। और इनका नजरिया क्योंकि लॉन्ग टर्म है, मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड कीजिए अभी। और 139 से ये आपको यहाँ से करीबन मतलब 10-1% का रिटर्न फिर भी दे सकता है। श्योर, ठीक है। 10% और ऊपर जाने की उम्मीद है। यहाँ पर एक्सपर्ट ने होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का। स्मॉल कैप रडार सेगमेंट में से एक ऐसा शेयर आपको बताया जाता है जो कि फंडामेंटल्स बेसिस पर अंचल हमारे लिए रोज एक चुनकर लाते हैं। बताइए अंचल, आज दर्शकों के लिए कौन से थोड़ी देर पहले सांग इंडस्ट्रीज दिया था उन्होंने, और शानदार चला भी था। उसी की बात करने वाला था। सबसे पहले थोड़ी देर पहले आप सीमेंट का सवाल ले रहे थे। सांगी इंडस्ट्रीज हमने सुपर शेयर के तौर पे दिया था और अभी भी 4.5-5% तक की तेजी दिखा रहा है। आज के लिए जो रही बात, जो स्मॉल कैप रडार ब्रोकर रडार पे जो शेयर है वो है टेक्सटाइल स्पेस से नितिन स्पिनर का। देखिए ये कंपनी टेक्सटाइल कारोबार में एक छोटी कंपनी मानी जाती है। अच्छा मार्केट है इनका, ओवर द टॉप एक्सपेंसेस नहीं है और नंबर्स काफी अच्छे हैं। सबसे पहले Q4 तिमाही के नंबर्स की बात करें तो कंपनी का Q4 में जो नंबर्स रहे थे, मुनाफा रहा था लगातार चौथी बार रहा था जब बढ़कर आया था। Q4 में कंपनी का मुनाफा 40% के करीब बढ़ा था और Q1 में भी अब उम्मीद की जा रही है 30 से 35% की ग्रोथ आती हुई दिखेगी मुनाफे में। मार्जिन की अगर बात करें 1 से 2% तक मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे Q1 के अंदर। जीएसटी का फायदा डेफिनेटली कंपनी को आता मिलेगा, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था टेक्सटाइल के अंदर वो पूरा का पूरा निगेट होता है, वो पूरा का पूरा अवॉइड होता हुआ दिखेगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज मार्केट को आएगा। वैल्यूएशन की बात करें, मौजूदा कैश ईपीएस 12.5 रुपए की और FY19 के लिए अनुमानित ईपीएस 17.5 रुपए 30 पैसे के करीब रह सकती है और पी मल्टीपल में है 7.4 का रजत। यानी इस समय बाजार ऊपरी स्तरों पर चल रहा है और ऐसे शेयर जो 10 के कम मल्टीपल में भी ट्रेड कर रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होल्ड करते हैं। सेक्टर के मुकाबले एक अच्छा अपसाइड बचता है।
यही सब ट्रिगर्स को देखते हैं फर्स्ट कॉल मानता है 160 रुपए के टारगेट्स आपको मीडियम टर्म में आते हुए दिखेंगे नितिन स्पिनर्स के शेयर में। आज नाश्ता क्या किया था आपने? क्योंकि आपने पहले अभी जो स्टॉक बताया था वो चढ़ा, नितिन स्पिनर तो 7-8% चढ़ गया, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। वैसे भी टेक्सटाइल शेयर से जुड़ी जो कंपनी है वो आज बाजार को आउट परफॉर्म कर रही है, बहुत बेहतरीन, जैसे आप बोल रहे थे वैसे दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। राजीव जी एक बार टेक्निकल चार्ट देख के बता दें सर, ये बस मिस हो गई या फिर अब निचले स्तर पर कोई मौका मिलेगा दोबारा से उसको खरीदने का? देखिए काउंटर में नो डाउट डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, पर मुझे लगता है कि एक मोमेंटम आज बना है ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर पे, तो यस यू कैन गो विद द कॉल। ठीक है, चलिए कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से आर के सचदेवा ने हमें कॉल किया अपना सवाल लेकर। मिस्टर सचदेवा नमस्कार, पूछिए। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन इनका इनफैक्ट मनोज जुड़े हैं हमारे साथ, कलकत्ता से हमें कॉल किया है। नमस्कार मनोज जी, पूछिए, बताइए कौन से शेयर्स में निवेश किया आपने? हेलो जी मनोज, हेलो पूछिए। हेलो जी हाँ, निक्को पर लिया मैंने 1000 शेयर। कौन सा शेयर? निक्को पार्क। निक्को पार्क। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हिच शेयर इज दिस। किस अच्छा निक्को पार्क। ओके, और किस भाव पर खरीदारी की है आपने? निको कॉर्प, एक्चुअली निको 11 रुपए में। ठीक है, कितना समय आप देंगे अपने निवेश पर? ओ सर, ये बहुत ही स्मॉल कैप काउंटर है। 11 रुपया। हाँ, 11 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 27 रुपए मेरे ख्याल से हो चुकी है। स्मॉल कैप काउंटर है एक्सटी, मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद ही गेस्ट ट्रैक करते होंगे। सर आप कोई व्यू देना चाहते हैं विवेक जी निको पार्क पे? नहीं, क्या स्पेलिंग है मुझे NICCO। नहीं एक्चुअली नहीं ट्रैक, ये एक्चुअली बहुत ही छोटा शेयर है एक्चुअली। 40 पैसे का है, टेलीकॉम केबल्स। नहीं, निको पार्क एंड रिजॉर्ट्स के बारे में बात करना है सर, 27 रुपए का मैं समझ गया। यहाँ पर आप ट्रैक नहीं करते होंगे सर, ये एक्सटी कैटेगरी का शेयर है, जानकार नहीं ट्रैक करते होंगे, उनका भी अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो कुछ ही स्टॉक्स पे बात कर सकते हैं। आपको इस स्टॉक पे राय नहीं दिला सकते, लेकिन आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिल गई है। मैं आपको बताऊं, आपने 11 रुपए पे खरीदा था, 27 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। एक्सटी कैटेगरी का शेयर है, आप कॉशियस रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इनफैक्ट आर के सचदेवा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न आईपीओ के ऊपर है। एरिस लाइफ साइंसेज हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और इनके पास है ये पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल से जब ये लिस्ट हुई थी तभी इनके पास पोर्टफोलियो में होगा, आईपीओ की अलॉटमेंट है। विवेक जी, अब एरिस लाइफ साइंसेज पे क्या करना चाहिए सर? थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल्स पे। देखो, एरिस लाइफ साइंसेज प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में थोड़ा स्टेबल होके रिकवरी भी देना चालू किया है, और कंपनी में डेट एकदम जीरो है और वैल्यूएशन भी करीबन ये 37 पी पे चल रहा है। तो कंपेयर टू अदर कंपनी जैसे आरपीजी लाइफ साइंसेज है, वो भी मुझे एक्चुअली अच्छी लगती है, तो उससे भी ये चीपर लग रही है। तो इसको अभी आईपीओ के बाद में डिप हो गया है, थोड़ा बहुत फ्रॉथ कम हुआ है, तो इसमें आप अभी बने रहिए। ठीक है, बने रहने की सलाह एरिस लाइफ साइंसेज पर अभी आपको दी गई है। अभी भी आगे उम्मीद लगती है कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको ये डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ, अहमदाबाद से कॉल किया है इन्होंने, मनोज है इनका नाम। नमस्कार मनोज जी, पूछिए। मैम नमस्कार मैम, मेरे पास सन फार्मा है 509 पे 30 शेयर। अट्रैक्टिव लेवल्स पर आपने खरीदा है, उम्मीद करते हैं लंबे समय के लिए आपका निवेश है। उसके बाद मैम मेरे पास वो कार्ड के भी है 50 शेयर जी। किस भाव पर वो कार्ड लिया है सर? 611। ठीक है। और मैम मेरे को निफ्टी की कॉल मैम या कॉल पुट कुछ खरीदनी थी मैम। एग्रेसिव ट्रेडर लग रहे हैं, सबके सवाल पूछ रहे हैं। इतने सारे सवालों पे तो हम जवाब नहीं दिलवा पाएंगे। आपने 2 फार्मा के शेयर्स पूछे हैं, फार्मा पर ही राय ले लेते हैं। राजेश बताइए, सन फार्मा और वोकहार्ट दोनों पर ही लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कहते हैं आपके हिसाब से? देखिए सन फार्मा में हमने एक सेलिंग देखी थी 650 से, एक शार्प सेल ऑफ देखा था, 500 के नीचे गया था और आपने बहुत अच्छे से इसका बॉटम पकड़ लिया है। ओवरसोल्ड टेरिटरी से आपने उसका एक लॉन्ग आप पकड़े है, लेकिन एक बात पकड़ के चलिए कि 572-75 के आसपास इसका पहला पड़ाव है कि जहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये लेवल निकाल दे तो 640 तक जाएगा। तो 575 के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो छोटे टारगेट के लिए तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अगर पोजीशनल के हिसाब से सोच रहे हो तो मे बी 575 से गिर कर एक बार 550 भी लगा दे, तो दैट कॉल इज योर्स। काउंटर अच्छा है वो नो डाउट। रही बात वोकहार्ट फार्मा की, देखिए वोकहार्ट फार्मा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी भी न्यूट्रल है, मैं यही कहूँगा। टेक्निकल पुलबैक 550 से लेके 617 तक लिया है, लेकिन मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगता जितना डीवीज लैब लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। अगर वॉकआउट में आपने पोजीशन रखी है तो आपका एक स्टॉप लॉस जो है 600 के नीचे मेंटेन करिए। अपसाइड में 640-650 का टारगेट इसमें आना चाहिए। आपने एक सवाल पूछा था निफ्टी पुट का,
या मैं कुछ लूँ क्या, तो मुझे लगता है कि यस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो रफली 9,920 के आसपास था, निफ्टी अभी अटक गया है। तो इफ़ यू आर एन एग्रेसिव सेलर या यू कैन से एक एग्रेसिव ट्रेडर तो यस यू कैन बाय निफ्टी पुट एट 9,800। मुझे लगता है अगर इस सीरीज का पुट लेने से अच्छा अगर आप नेक्स्ट सीरीज का लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता लगता है एज पर एज द इंट्रिंसिक वैल्यू इज कंसर्न। तो अगर आपको लेना है तो रफली आपको जो मिल रहा है वो 60 रुपीज़ के आसपास मिलता है। तो अगर इस सीरीज में करेक्शन नहीं आएगा तो अगले सीरीज में डेफिनेटली आएगा। सो एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप उसे देखिए, जो आपका जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस पुट को बाय करें। चलिए, आपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पुट लेने की सलाह दी है, लेकिन बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पे है 9920। ये अब तक लेवल्स नहीं आए थे निफ्टी पे, वो अब आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मूव है और आज आईटी ने कमान संभाली।